हेलो बच्चों, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं ध्रुव कॉमर्स एकेडमी में, ए प्लेस वेयर इनोवेशन हैपेंस। आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो अकाउंट को सीखना नहीं समझना चाहता है। अकाउंट को सीखने का मतलब है कि आप रूल पढ़ो, डिया सिया छांट दो, स्टेटमेंट बना दो। ये अकाउंट को करना है कि आप अकाउंट सीख रहे हो। लेकिन अगर आपको समझना है कि डेबिट करने से क्या हो रहा है, क्रेडिट करने से क्या हो रहा है, तो आपको ये रूल समझना ही होगा, सीखना ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है ब्रह्मास्त्र ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, ये रूल ब्रह्मास्त्र है अकाउंटिंग का। इस रूल को लगाकर आप कोई भी स्टेटमेंट इजीली बना सकते हो, समझ सकते हो, और कभी भी गलती आप नहीं करोगे। ये जो है एडवांस रूल भी बोला जाता है इसको, या मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है। ये रूल बहुत सिंपल है, छोटा सा है। रूल आप देखोगे तो आप कहोगे इतना सा रूल है, ये क्या ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इसको चलाना सीखने के लिए आपको कम से कम 15-20 दिन इस पर फोकस करना पड़ेगा। रूल क्या है देखो जरा, बिल्कुल सिंपल रूल है। डेबिट बैलेंसेस को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं तथा कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट बैलेंसेस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, कम करने के लिए डेबिट करते हैं। इतना सा रूल है बस। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो इसको, ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है। ठीक है, अब इस रूल को यूज करना मैं धीमे धीमे आपको सिखाऊंगा। अब डेबिट बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो ये 3 डेबिट बैलेंस है बच्चों, 3 क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड असेट्स, और क्रेडिट बैलेंस है इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज। पूरी अकाउंट इन्हीं 6 हेड में बटकर चलती है। अकाउंट में बोली जाने वाली कोई भी आइटम, कोई भी चीज इन 6 हेड में से एक न एक में जाएगी। और इस रूल को सिर्फ आप समझ लेते हो तो आप ये मान लो कि आप ट्रायल बैलेंस एंड एरर वाला चैप्टर चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। जो आपका सबसे महत्वपूर्ण 11th का चैप्टर है फाइनल अकाउंट, और अकाउंट का ही सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है फाइनल अकाउंट, उसको आप इजीली बनाना सीख सकते हो मात्र 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम इन हेड्स के बारे में समझेंगे कि कौन सा हेड की डिटेल क्या है। तो मैं आपको एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, असेट्स के और लायबिलिटी, इन 4 हेड के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। इनकम प्रॉफिट सिंपल सा है, वैसे ही बता दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस, ये जो डेफिनेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये किताबी डेफिनेशन नहीं है, ये सिंपल सी मैंने बनाई है डेफिनेशन कि आप इजीली समझ पाओगे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो, फॉर रनिंग बिजनेस एंड टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस चलाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए वी हैव टू टेक सर्विसेज फ्रॉम अदर पर्सन्स, हमें दूसरे लोगों की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, सेवाएं लेनी पड़ती हैं। फॉर देयर सर्विसेज वी हैव टू पे देम, अब किसी से काम करवाओगे तो उसको रुपया भी दोगे। द अमाउंट विच वी पेड टू देम आर कॉल्ड एक्सपेंसेस, तो हम उनको जो भी रुपया दे रहे हैं उनकी सर्विस के बदले में, उसको हम खर्चा कहेंगे। है बिल्कुल सिंपल। अब बिल्कुल सिंपली एक लाइन में समझ लो कि जब आप बिजनेस चला रहे हो या प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको दूसरे लोगों से काम करवाना पड़ेगा, उसके बदले उनको जो रुपया दिया जा रहा है वो एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 कैटेगरी समझ लो तो आप फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग और P&L सीख गए मात्र इनको समझ लेने से। तो चलो बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस की पहली कैटेगरी है एक्सपेंसिव डायरेक्ट। अब ये एक्सपेंस डायरेक्ट क्या होता है अब आपको वो समझाता हूं। These are those expenses which only happen when we purchase or manufacture goods or directly connected to the factory, यानी ये वो खर्चे होते हैं जो केवल तभी होंगे जब आप माल खरीदो या माल बनाओ या फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, वो एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं जो केवल तभी होंगे जब हम माल खरीदें या बनाएं, है ना, तो उनको अपन लोग कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे समझेंगे, मैं आपको वो समझाता हूँ। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम खर्चे ले रहे हैं, सिर्फ खर्चे रटने नहीं है, मैं एक एक खर्चे डिटेल बताऊंगा, ये खर्चा कब होता है और कैसे माल के प्रोडक्शन से या परचेज से जुड़ा हुआ है, अच्छी तरह समझना। देखो, पहला खर्चा ऑक्ट्रॉय। अब ये ऑक्ट्रॉय क्या होती है, ये अब तो खत्म हो गया है, जब से GST लगा है ऑक्ट्रॉय खत्म हो गया, अब नहीं लगता, लेकिन हमारी बुक में अभी भी दिया हुआ है तो हम समझा देते हैं आपको ये क्या चीज़ होती है। मान लो कि आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो उसके लिए रॉ मटेरियल आप दूसरे स्टेट से खरीदते हो, जिस स्टेट में आप रहते हो उससे बाहर की स्टेट से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो।
एक ट्रक रॉ मटेरियल से 1000 आइटम आपका तैयार हो जाता है। अब कोई व्यक्ति आया और उसने आपको 5000 आइटम का ऑर्डर दिया। आप क्या करते हो, जितना ऑर्डर आता है उतना रॉ मटेरियल मंगाते हो, माल बनाते हो, डिलीवरी कर देते हो। तो आपने अपना एक बंदा भेजा कि भैया चले जाओ 5 ट्रक माल खरीद ले आओ। अब वो गया दूसरे स्टेट में, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल ट्रक में लदा और वो ट्रक चल दिए। तो पहले क्या होता था कि जब स्टेट से माल निकल रहा होता था, जिस स्टेट से भी माल निकल रहा होता था, वो स्टेट उन ट्रकों को रोक लेता था और वो कहते थे कि भाई हमारे स्टेट से आप माल लेके जा रहे हो तो फिर ऐसा करो, हमें इसका टैक्स दो। उसको बोलते थे ऑक्ट्रॉय। अब उसका अलग प्रोसेस होता था लगाने का, भी समझाने के लिए हम लोग को अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं। मान लो एक ट्रक पर 200 रुपये ऑक्ट्रॉय लग रहा है। अब आप 5 ट्रक ऑक्ट्रॉय, मान लो 5 ट्रक माल लेके आ रहे हो तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। 3 ट्रक लेके आओगे तो 600 रुपया, एक ट्रक हो तो 200 रुपया। और मान लो आप माल खरीद ही नहीं रहे हो, आपके ट्रक आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपको ऑक्ट्रॉय देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा माल की परचेज से जुड़ गया कि जब हम माल खरीद रहे होंगे, माल हमारे पास आ रहा होगा, तभी हमें ये देना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय देना पड़ेगा। अब दूसरा है आपका फ्रेट। जिन ट्रकों में आप माल लाद के लाए हो उन ट्रकों को रुपये दोगे, उन ट्रक वालों को पैसा दोगे। ठीक है, तो जो ट्रक वालों को अपन रुपये देते हैं उसको बोलते हैं भाड़ा या फ्रेट। इंग्लिश में फ्रेट, हिंदी में भाड़ा। तो ये भी देखो माल की परचेज से जुड़ गया। ट्रक वालों को आप रुपये कब दोगे? तभी दोगे जब आपका माल आया होगा। और माल क्यों आया होगा? आपने खरीदा होगा। तो ये खर्चा माल की परचेज से जुड़ गया। अब माल को ट्रक से उतरवा के फैक्ट्री में लेके जाओगे तो छोटे 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 जो टेम्पू होते हैं या माल माल को ढोने वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको आप हायर करोगे। उनसे बोलो भैया माल हमारी फैक्ट्री तक पहुंचाओ। अब वो आपसे बोलेंगे भैया एक चक्कर का इतना रुपया लगेगा। तो आपने कहा ठीक है चलो पहुंचाओ। तो अब जितना ज़्यादा माल होगा उतने उनके चक्कर ज़्यादा लगेंगे, उतना रुपया अपन को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो हम टेम्पू वालों को, छोटे ठेले वालों को रुपए दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैरेज, यानी ढुलाई। तो ये भी माल के परचेज से जुड़ गया। अब माल फैक्ट्री में पहुंच गया है तो माल बनेगा। अब माल बनेगा तो आपकी फैक्ट्री में मशीन चलेगी या भट्टी जलाओगे। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो भट्टी से बनना है तो भट्टी को जलाने के लिए आपको कोयला खर्च करना पड़ेगा, गैस, फ्यूल, ये तीनों चीज़ें आपको यूज करनी पड़ेंगी। तो जितना ज़्यादा माल बनाओगे उतना ज़्यादा इन पर खर्चा होगा। तो ये माल के प्रोडक्शन से जुड़ गया। अब मशीन चलाओगे तो बिजली का खर्चा करोगे, तो पावर, जितनी ज़्यादा मशीन चलेगी उतनी ज़्यादा बिजली यूज होगी। अकाउंट्स में बिजली को 2 नामों से शो ऑफ करता है वो, पावर और इलेक्ट्रिसिटी। अगर पावर लिखा है तो इसका मतलब है ज़्यादा मात्रा में बिजली कंजम्पशन जो कि फैक्ट्री में होता है, तो वो डायरेक्ट हो गया। और अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो मतलब ऑफिस की बिजली की बात कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारे खर्चे माल की परचेज से और प्रोडक्शन से जुड़ गए। अब मान लो आप विदेश से माल खरीद रहे हो, विदेश से माल खरीद रहे हो तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो इम्पोर्ट ड्यूटी जब भी लिखा हो तो समझ जाओ क्यों लग रही है, क्योंकि आपने विदेश से माल खरीदा है, तो ये भी खरीदने से रिलेटेड हो गया। कस्टम ड्यूटी, कस्टम वाले चेक करेंगे तो वो अपनी ड्यूटी लगाते हैं। तो कस्टम ड्यूटी भी कब लगती है? विदेश से माल आ रहा होता है। और माल क्यों आ रहा है? आपने खरीदा है। डॉक चार्जेस, जैसे शिप के थ्रू आ रहा है तो शिप जहाँ रुकते हैं उस जगह को डॉक बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, तो वो भी अपना चार्ज लगाते हैं। क्लियरिंग चार्जेस, जब माल वहाँ से निकलवाओगे तो क्लियरिंग चार्जेस लगेगा। इसके अलावा फैक्ट्री रेंट है और भी कई खर्चे हैं। आपको हर खर्चे की डिटेल पता होनी चाहिए कि ये खर्चा कब होता है, क्यों होता है। अगर डिटेल पता है तो आप इजीली स्टेब्लिश कर पाओगे कि ये माल को बनाने, खरीदने, फैक्ट्री से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर है तो डायरेक्ट, और अगर नहीं है तो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। ऑल अदर एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, यानी अन्य जितने भी खर्चे हैं जिनका माल को बनाने, खरीदने या फैक्ट्री से कोई सीधा संबंध ना हो तो वो इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है और भी जो भी कुछ हो। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, संबंध सबका ही होता है। बिजनेस चला रहे हो तो माल को बनाने, खरीदने सबका संबंध होता है, सबका रिलेशन होता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन की और इनडायरेक्ट रिलेशन की। अगर आपने किसी बंदे को सैलरी पर रखा और आपके यहाँ इस महीने माल नहीं बना तो आप उसको क्या रुपया नहीं दोगे? दोगे ना। तो उसका माल के बनाने से कोई सीधा संबंध नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, अखबार में ऐड निकलवा रहे हो या टीवी में ऐड चलवा रहे हो, तो उसका माल को बनाने, खरीदने से क्या लेना देना, फैक्ट्री से क्या लेना देना, वो अपना खर्चा बताएगा। तो सीधा कोई संबंध नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट है। ये है आपके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इन दो को सिर्फ समझ लेने से आप ट्रेडिंग और P&L सीख गए। सिर्फ आज ही आप सीख गए, बस 2 मिनट के अंदर। है बहुत मजेदार।
इंजॉय करके सीखना बच्चों, और बड़बड़ाना नहीं, आराम से सुनो, ढंग से समझो ये क्या चीज है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, असेट्स, सॉरी लॉस, पहले लॉस आ रहा है, चलो लॉस के बारे में समझ लेते हैं। द टर्म कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग। लॉस से दो मीनिंग निकलते हैं। पहला, इट कन्वे द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर ए पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू। मान लो आपके बिजनेस पूरी साल आपने चलाया है और खर्चे ज्यादा कर दिए, इनकम कम हुई तो लॉस हो गया। दूसरा मतलब निकलता है, इट रेफर टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट। यानी आपकी फर्म को जैसी एक्टिविटी हुई है जिससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, जैसे आग लग गई। अब अगर आग लग गई, माल जल गया, नष्ट हो गया, तो इससे आपको क्या लाभ हुआ, तो ये लॉस हो गया। चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये लॉस है। अब असेट्स, असेट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक लाइन में समझो इसकी डेफिनेशन। एनीथिंग विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर और इट्स बेनिफिट रिसीव्ड इन फ्यूचर इज एन असेट्स। किसी भी चीज को जिसको आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, रुपए में कन्वर्ट कैसे, या तो उसको बेच कर रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, या फ्यूचर में रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, या जिसका बेनिफिट आपको भविष्य में मिलेगा, आपने अभी खर्चा कर दिया, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा उसका, तो वो हमारी असेट्स है। तो जब भी असेट छांटनी हो, कोई भी आइटम हो, तो आप ये सोचो कि ये रुपए में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, यानी आप इसको बेच पाओगे कि नहीं बेच पाओगे। जैसे मान लो ट्रक है, अब ट्रक हमारी असेट्स है, क्योंकि हम ट्रक को यूज भी करेंगे, उसको बेच भी सकते हैं। मशीन है, यूज भी करोगे, बेच भी सकते हो। फर्नीचर है, स्टॉक है। अब कैश, कैश तो कैश ही है भाई, जब किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो वो असेट्स बनना, तो कैश तो कैश ही है, वो असेट्स है। कैश एट बैंक, बैंक पर रखा हुआ है, वो असेट्स है। तो सिंपल है, जो भी चीज रुपए में कन्वर्ट हो जाए वो असेट्स है। अब समझने के लिए तो इतना काफी है, लेकिन हम असेट्स की और आपको अंदर ले चलते हैं कि असेट्स कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, जरा जल्दी जल्दी उसको भी समझ लेते हैं। असेट्स में भी क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। असेट्स को हम इन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स क्या होती है बच्चों, इट रेफर टू दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस और विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी जो असेट्स आपने यूज करने के लिए खरीदी है या जो 1 साल के बाद रुपए में कन्वर्ट होगी, वो नॉन करंट असेट्स है। अब नॉन करंट असेट्स को अपन लोग बोलेंगे फिक्स असेट्स, इसको फिक्स असेट्स भी कहते हैं। इनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। नॉन करंट असेट्स में आ गई फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, टेंजिबल, इनटेंजिबल। अब टेंजिबल कौन सी है, जो दिखाई दे, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, दिखाई दे रही है, आप इनको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, तो ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल बेटा वो असेट्स होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन बिक जाती हैं। क्या मैं इधर बात, दिख नहीं रही है लेकिन बिक जाती है, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एटसेट्रा। अब इनमें गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, इसको हम आगे समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग टाइम देख के भग जाते हो, इसलिए मैं छोटा ही रख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हो। ठीक है, न धैर्य से सुनोगे, समझोगे तो मजा आएगा आपको। अभी मैं सिर्फ इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। आपकी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सॉफ्टवेयर बनाया। अब सॉफ्टवेयर असेट्स है, वो बिकेगा, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है ना। दिखने का मतलब यह है कि उसको टच थोड़ी कर सकते हो, वो मशीन ट्रक ट्रक थोड़ी है, लेकिन बिक रहा है, तो ये इनटेंजिबल असेट्स है। ठीक है, अब ये गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, इसको हम आपको बाद में जरूर समझाएंगे और डिटेल में समझाएंगे। चलो, अब है करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या है, दीज आर दोज असेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर और प्रेजेंटली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी करंट असेट्स वो हैं जो आपने बेचने के लिए खरीदी हैं, जैसे स्टॉक, या जो 1 साल के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे डेटर। डेटर मतलब होता है बच्चों देनदार। जो फर्म होती हैं और इंडिविजुअल होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको दो कैटेगरी हैं उनकी, डेटर और क्रेडिटर। डेटर मतलब देनदार, जो फ्यूचर में आपको रुपए देगा। मान लो आपने किसी को उधार माल बेच दिया, उधार माल बेचा है तो वो 2 महीने 3 महीने अंदर रुपए दे ही देगा, तो जो 1 साल के अंदर रुपए में कन्वर्ट हो जाए वो करंट असेट्स है। या जो अभी कैश के रूप में ही रखा हो, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, तो ये सब करंट असेट्स हैं। अब जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट असेट्स में आता है। अब ये क्या चीज है, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रीपेड। जैसे आप मोबाइल में यूज करते हो ना, प्रीपेड मोबाइल होते हैं, आप लोग पहले रिचार्ज करा लेते हैं, खर्च बाद में करेंगे, रिचार्ज पहले करा लिया। तो बता रहा है वो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू कैश। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश में कन्वर्ट नहीं होगा,
बट दीज आर ऑल्सो इंक्लूडिंग करंट असेट्स बिकॉज बेनिफिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट दीज विदाउट फर्दर पेमेंट। क्योंकि आपने मान लो इतना पेमेंट कर दिया है किसी खर्चे के ऊपर कि उसका लाभ आपको आगे मिलेगा, अगली साल में मिलेगा। जैसे मान लो आपने ऑफिस रेंट पे लिया 5,000 रुपये पर मंथ का रेंट है, तो ईयरली रेंट 60,000 हो गया, और आपने क्या किया 80,000 पेड कर दिया, तो 20,000 आपने एक्स्ट्रा पेड कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा पेड कर दिया है वही प्रीपेड है, ठीक है। तो अगले साल 4 महीने आपको किराया नहीं देना पड़ेगा और आपको उस जगह का बेनिफिट 4 महीने मिल जाएगा। तो ये प्रीपेड है, तो ये रुपए में कन्वर्ट तो नहीं होता, लेकिन चूंकि इसका बेनिफिट हमें अगले साल मिलेगा इसलिए हम इसको करंट असेट्स में रख लेते हैं। एक और होती है फिक्सियस असेट्स। अब ये क्या है, ये एक्चुअली में असेट्स नहीं है, क्या बोला ध्यान दो। दीज आर द असेट्स विच कांट बी रिलाइज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज असेट्स। ये वो असेट्स हैं जो ना तो रुपए में कन्वर्ट होंगी, ना इनका लाभ हमें फ्यूचर में मिलेगा। सच असेट्स इंक्लूड लॉस ऑफ P&L एंड द एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। अब ये कौन सी असेट्स हैं, जैसे मान लो आपको लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हो गया है, मान लो 10 लाख का लॉस हो गया। अब कंपनी उस लॉस को एक साथ लिखना नहीं चाह रही है, कंपनी कह रही है कि हम धीमे धीमे करके अपने लॉसेस को अपने प्रॉफिट में से कम करते चले जाएंगे, तो हमारे साल 2 लाख रुपए कम करेंगे। तो 5 साल में आप राइट ऑफ करना चाह रहे हैं इस लॉस को, तो इसको हम असेट साइड में दिखाएंगे। अब मान लो आपने किसी को एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया और 5 साल के लिए दे दिया, ठीक है। अब 5 साल के लिए आपने दे दिया, मान लो आपने 5 लाख रुपए खर्च कर दिया। अब आपने खर्चा तो 5 लाख किया है, लेकिन इसका लाभ 5 साल तक मिलने वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये खर्चे होते हैं। अब करंट असेट्स तो 1 साल के अंदर होती है, और ये फिक्स्ड असेट्स जो 1 साल से ज्यादा अवधि बाद आप लोग धीमे धीमे राइट ऑफ करेंगे। ये हो गई असेट्स की कहानी। अभी जब अपन लोग अभी समझेंगे नॉर्मली, तो इतना ही समझना कि जो चीज रुपये में कन्वर्ट हो जाए वो असेट्स है, और इसको बार बार सुनते रहना, तो आप ये सब समझ जाओगे करंट असेट्स क्या है, फिक्स्ड असेट्स क्या है, नॉन करंट असेट्स क्या है, सब समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है लायबिलिटी। लायबिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं जिम्मेदारी। सिंपल सा है, आपकी कंपनी को जो भी रुपए फ्यूचर में चुकाना है वो लायबिलिटी है। क्या कह रहा है, इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म हैव टू पे इन फ्यूचर। ये वो रुपया है जो कंपनी को फ्यूचर में चुकाना है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, क्रेडिटर्स, कैपिटल एटसेट्रा। आपने बैंक से लोन ले लिया तो लौटाना पड़ेगा बैंक को, जिम्मेदारी है आपकी। क्रेडिटर्स, अभी मैंने डेटर बताए थे, ये क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर मतलब लेनदार जो फ्यूचर में आपसे रुपये लेगा। आपने किसी उधार माल खरीदा है तो उसको रुपये भी लौटाना पड़ेगा, जिम्मेदारी है। कैपिटल आपको मैंने वीडियो में, सेकंड वीडियो में बताया ही था आपको, थर्ड वीडियो में आपको बताया ही था कैपिटल क्या होती है, तो ये भी आपकी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या है, ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस हैज टू पे टू द ओनर। अपने मालिक को जो रुपये चुकाना है वो इंटरनल लायबिलिटी है। जैसे कैपिटल हो गया, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, यानी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और कंपनी ने उस पूरे प्रॉफिट को पार्टनर मालिक को नहीं दिया है, उसको अलग से लिख लिया है। अब ये क्यों लिखते हैं, क्या होता है, ये आप आगे समझोगे। अभी उतना ही समझो जितना आप बचा पाओ। नंबर 2 है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस हैज टू पे टू आउटसाइडर, यानी हमें जो रुपये आउटसाइडर को चुकाना है वो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। जैसे क्रेडिटर है, बैंक लोन है एटसेट्रा। ये आपकी इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई बच्चों। ठीक है, अब ये आपकी क्या बोल रहा है, लायबिलिटी में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स एज अंडर। लायबिलिटी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी, तो वही जैसा पीछे बताया था, जो 1 साल के अंदर चुकाना है वो तो करंट लायबिलिटी है, और जो 1 साल के बाद चुकाना है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अब इनकम और प्रॉफिट आपको वैसे ही बता देता हूं। इनकम कंपनी की सेल के अलावा, बिक्री के अलावा कोई और काम करने से आपको रुपया मिल जाए तो वो इनकम है, यानी वो आपका ही, आपको लौटाना ना हो। जैसे कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट मिल गई। अब इंटरेस्ट मिली, आपने किसी को उधार माल बेचा था और आपने बोला 3 महीने अंदर पेमेंट कर देना, उसने 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया, 5 महीने बाद कर रहा है, तो आप 2 महीने का ब्याज ले रहे हो, तो इसको इनकम बोलेंगे अपन लोग। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या है, आपने मान लो 100 रुपये की 150 की बेची तो 50 रुपये प्रॉफिट हो गया, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो ये आपके 6 हेड हो गए, यानी एडवांस रूल आपका पूरा हमने आपको समझा दिया। ये ब्रह्मास्त्र है बच्चों, ध्यान रखना। अब इस एडवांस रूल से हम लोग एंट्री बनाना सीखेंगे कि इससे एंट्री कैसे करते हैं। जो आपकी जनरल एंट्रियां हैं उनको हम इस एडवांस रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
देखो 70% एंट्री तो पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल से हो जाती हैं, जो आपको वीडियो नंबर 1 में मैंने सिखाया था। लेकिन कुछ एंट्रियां हैं जो उन रूल से आपको समझ में नहीं आएंगी, आप कर नहीं पाओगे, उनके लिए एडवांस रूल की जरूरत होती है। तो अगले वीडियो में हम इस रूल से आपको एंट्री करना सिखाएंगे, तो आप इस रूल में और पारंगत हो जाएंगे और अच्छा सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको रूल में मजा आया होगा, समझ में आया होगा। और बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप पढ़ते रहो, याद करते रहो। रूल याद कर लो, ये जो असेट्स लायबिलिटी है तो हम धीमे धीमे आपको याद करा देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसकी जनरल एंट्री करना सीखेंगे एडवांस रूल के थ्रू। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो।